हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सतीश तिवारी। आई एम योर बीसीआर फैकल्टी। मैं आपको बीसीआर पढ़ाने वाला हूं और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें बताई जाएंगी, वो मतलब स्टेप टू स्टेप चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि कभी भी ना किसी भी चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करना। इसलिए मत करना, मानता हूँ बीसीआर थोड़ा कम मार्क्स का है, लेकिन इसको आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हैं। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों को इंग्लिश मस्ट है आपके लिए, राइट? मतलब आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आपकी इंग्लिश वहां पे मैंडेटरी है, मतलब एक अच्छी फ्लुएंसी देखी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आज मैं आप लोगों को बीसीआर की आपकी शुरुआत करने जा रहा हूं और सबसे पहले जरा हम डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग इसको देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है, अगर हमें चीजें पता होंगी, हमें मतलब कुछ भी पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले सिलेबस के बारे में जान लेना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है और वो कितने मार्क्स का है। क्योंकि अगर हमें चीजें पता होंगी ना तो हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए, आप लोगों के लिए कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है, आपका सिलेबस पहले से ही मैंने लिख के रखा है। ठीक है, तो चैप्टर 1 की बात करें, कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये 6 मिनिमम 6 और मैक्सिमम 6। ठीक है, अब इसमें 3 चैप्टर हैं। ठीक है, वैसे मैंने इसको एक ही कैटेगरी में रख दिया है, सबको एक ही में रख दिया मैंने, लेकिन आपको सबसे पहले टेंस पढ़ना है, देन वॉइस पढ़ना है, देन स्पीच पढ़ना है। स्पीच मतलब नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंड देन वोकैब्स पढ़ना है। ठीक है, वोकैब्स एक ऐसा पोर्शन है जिसका कोई एक फिक्स दायरा नहीं है। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा आप उसको कर लेंगे, काफी होगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 6 to 9 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 6 to 9 मार्क्स का, तो याद रखना, इसको तो आप नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। वैसे नेग्लेक्ट तो किसी को नहीं कर सकते हैं आप, बट ये 6 to 9 मार्क्स का पोर्शन आपका होगा होगा। ओके, अब एक चीज इसको और ध्यान देना है, इसमें एक चीज और ध्यान देना है, जो टेंस, वॉइस, स्पीच वगैरह होगी, ये आपको सिखाएगा कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है डेली लाइफ में, आपको नोट मेकिंग कैसे करना है, बेसिक ऑफ राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, या फिर आप फॉर्मल लेटर की अगर मैं बात करूं। ठीक है, ये सारी चीजें, मेल, रिज्यूमे राइटिंग, ये सब चीजें अगर आपने इस पोर्शन पे ध्यान दे दिया ना, टेंस, वॉइस, स्पीच, तो आधी चीजें तो यहां पे आपको इजीली आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा ग्रामर पोर्शन अच्छा होगा तो ये चीजें हम कर लेंगे, हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये होगा टेंस, वॉइस, स्पीच, वोकैब्स, ये 6 to 9 मार्क्स कैरी करेगा आपका। कॉम्प्रहेंशन पैसेज की बात करें तो ये मिनिमम 5 और मैक्सिमम 5 मार्क्स आएगा। गॉट इट। नोट मेकिंग की बात करते हैं तो नोट मेकिंग आपका होगा मिनिमम 5 और मैक्सिमम 5। बेसिक ऑफ राइटिंग की बात करें तो ये कई बार नहीं देखने को मिला है, तो इसको मैंने नील रखा है। ठीक है, टेंशन ना लें, आपको मैं पूरा करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। प्रिसाइज राइटिंग की बात करें तो ये मिनिमम 0, कभी कभी नहीं आता, और आता है तो ये 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, अब वैसे तो ये अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये उसमें डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको एक ही उसमें रखा है, बट पढ़ाऊंगा आपको अलग अलग सारी चीजें। राइटिंग स्किल्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, फॉर्मल लेटर्स, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, फॉर्मल मेल और रिज्यूमे राइटिंग, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये सबसे ज्यादा मार्क्स आपका कैरी करेगा, 10 to 15 मार्क्स। कहने का मतलब अभी तक हमने जितना देखा है, अच्छा मीटिंग की भी डिस्कशन कर लेते हैं। पहले मीटिंग की बात करें तो ये भी आपका नील है। ठीक है, ये कई बार से देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो आपका ये जो दोनों पोर्शन हैं, ये जो दोनों पोर्शन है, ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले ध्यान देना है इस पोर्शन पे, क्योंकि ये पोर्शन अगर मैंने आपका सही कर दिया, फाउंडेशन अगर आपका सही कर दिया मैंने, तो याद रखना ये चीजें आपकी
बहुत अच्छे से हो जाएंगी। गाइस एक चीज ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि ये पेपर के लिए पढ़ना है, पेपर के लिए तो पढ़ना ही है, बट आपको क्या करना है, ये चीज सीखनी है, क्योंकि आप प्रोफेशनल हैं। और अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी, आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर आपका अच्छा होगा, तो आप 4 चांद लगा देंगे। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है, इनको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। चलिए, तो आई होप कि आपको सिलेबस समझ में आ गया। वैसे हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन ये चीज जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करके जाते हैं तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको इंग्लिश में एक एक चीज बताने वाला हूं, सीखने के पर्पज से भी और पेपर के भी पर्पज से, ठीक है, एग्जाम पर्पज से भी। चलिए, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें शुरू क्या करना है, हमें ये वाला पोर्शन शुरू करना है। तो इस वाले पोर्शन को ही शुरू करते हैं सबसे पहले। चलिए, तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे टेंस की, लेकिन टेंस शुरू करने से पहले कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं सेंटेंस की, सेंटेंस से पहले हम टेंस जान लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं सेंटेंस की, तो एक्चुअली ये सेंटेंस होता क्या है, तो इसको अगर मैं एक डेफिनेशन लिखना चाहूं, इसकी एक डेफिनेशन लिखना चाहूं इसकी, तो क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग। क्या होते हैं सेंटेंसेस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसकी अपनी एक मीनिंग होती हो, ठीक है। अब इस सेंटेंस की मीनिंग सेंटेंस की मीनिंग तब निकलेगी जब अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, भाई वर्ड्स की एक अच्छी अरेंजमेंट होगी, एक अरेंजमेंट आपके सामने होगी, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कौन करेगा ये? तो उसके लिए हम देखेंगे स्ट्रक्चर को। किसको स्टूडेंट? स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है? स्ट्रक्चर क्या होता है, चलिए इसको भी जरा देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपको 2-3 चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। क्या देखने को मिलेगा? सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या देखने को मिलेगा? वर्ब, ठीक है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, देख लेना, ठीक है। ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? डूअर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? डूअर, डूअर बोलना है। अच्छा, कहां पे आर प्रोनाउंस नहीं करना है, जैसे अभी मैंने इसको बोला डूअर, डूअर नहीं बोलना है, डूअर बोलना है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, आप प्रोफेशनल कोर्स में हैं तो आपको अपनी प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल तभी अच्छी मानी जाती है जब आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होती है। और मैंने मोस्ट ऑफ द सीए स्टूडेंट्स को देखा है जिनकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं होती है। तो गाइज याद रखना, प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान देना है आपको। चलिए मैं आपको बताता हूं कहां पे आपको आर प्रोनाउंस करना है और कहां पे नहीं करना है। इधर मैं बता देता हूं, देखिए। हमें पता है कि वाउल्स होते हैं, जो लेटर्स होते हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, वाउल, ठीक है। अच्छा, इधर क्लियर नहीं देख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, ओके।
वाउल। ठीक है, पहली कैटेगरी कॉन्सोनेंट, देन वाउल। वाउल की मैं बात करूं तो ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यो। ए, ई, आई, ओ, यो। अब जो बाकी बचे वो क्या होंगे? कॉन्सोनेंट्स। क्या होंगे स्टूडेंट्स? कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, एक सेकेंड। कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स 5 तो ये हो गए आपके। ठीक है, बाकी जितने लेटर्स बचते हैं वो सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे? कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। और इसको वाउल कहेंगे, वॉवेल नहीं कहेंगे। बहुत सारे लोग इसकी गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं। इट इज वाउल, नॉट वॉवेल। ठीक है, अभी 5 वाउल्स होते हैं। याद रखना, जब भी मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं, जब भी वाउल प्लस आर आए, जब भी वाउल प्लस आर आए, आपको आर प्रोनाउंस नहीं करना है। फिर से बोल रहा हूं, जब भी वाउल के बाद आर आए, आपको आर प्रोनाउंस नहीं करना है। गॉट इट? अगर आर प्रोनाउंस नहीं करना सर तो क्या प्रोनाउंस करना है? तो इसको प्रोनाउंस करना है आपको आ प्रोनाउंस करना है यहां पे। ठीक है, ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूं, वाउल के बाद अगर आर आता है तो आपको आर प्रोनाउंस नहीं करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरी कैटेगरी हो गई, जब भी आर प्लस वाउल आए, पहले आर आ जाता है एंड देन वाउल आए, तो क्या करना है? यहां पे आर प्रोनाउंस करना है। यहां पे आर प्रोनाउंस नहीं करना है, यहां पे आर प्रोनाउंस करना है। मतलब पहले आर आए देन वाउल आए। ठीक है, तो आपको आर प्रोनाउंस करना है। तीसरी कैटेगरी हो गई, ये 2 कैटेगरी समझ में आ गई। तीसरी कैटेगरी देखो, जब भी वाउल प्लस आर प्लस वाउल आए, मतलब पहले वाउल देन आर फिर वाउल आए, तो याद रखना आपको आर प्रोनाउंस यहां भी करना है। यहां भी आपको आर प्रोनाउंस करना है। जैसे मैं एक छोटा सा वर्ड लिखता हूं, ग्रामा। ग्रामा मैंने लिखा। ठीक है, ये देखिए, यहां पे पहले आर आया फिर वाउल आया, यहां पे पहले आर आया देन वाउल आया, तो इसको प्रोनाउंस करेंगे। अब यहां पे देख, आपने आर प्रोनाउंस किया क्योंकि आर पहले आया देन वाउल आया, यही बताया था आपको मैंने। अगर मैं आगे बढ़ा तो यहां पे वाउल पहले आया फिर आर आया, तो जब वाउल पहले आए आर आए, वाउल पहले आए देन आर आए, तो वहां पे आर प्रोनाउंस नहीं करना है। वहां पे क्या प्रोनाउंस करना है स्टूडेंट्स? आ प्रोनाउंस करना है। तो इसीलिए इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? बोलो बोलो। हाँ जी, ग्रामर। ग्रामर। ठीक है, ग्रामर नहीं, ग्रामर। ठीक है, चलिए, ये समझ में आपको आ गया होगा। चलिए जरा इसकी बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर वर्ब की, अब इसको वर्ब प्रोनाउंस नहीं करेंगे आप लोग, इट इज वर्ब। ठीक है, तो अगर मैं वर्ब की बात करता हूं तो वर्ब की भी 2 कैटेगरी होती है। वर्ब की कितनी कैटेगरी होती है स्टूडेंट? 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी? पहली है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? तो हेल्पिंग वर्ब आपकी होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, एटसेट्रा। क्योंकि और भी होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। गॉट इट? दूसरी कैटेगरी होती है वर्ब की मेन वर्ब। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमने स्कूल लेवल पे भी पढ़ा है। याद रखना स्टूडेंट्स, स्कूल लेवल पे बहुत सारी चीजें आपने आधे अधूरी पढ़ी हैं। जब मैं आपको इंग्लिश में आगे पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीजें पता चलेंगी कि अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपने आधी अधूरी चीजें पढ़ी हैं, और जब आधी अधूरी चीजें पढ़ते हैं तो दिल में दर्द होता है। ठीक है,
तो हमें आधी अधूरी चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब हम प्रोफेशनली किसी से मिलते हैं या कहीं मीटिंग हमारी होती है, तो हमें अगर आधा अधूरा ज्ञान है तो वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तो आधा अधूरा हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो मैं यहां तुम्हें जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको पता चलती जाएंगी चीजें कि भाई हमें आधा अधूरा ज्ञान था, ये हमें पता ही नहीं था। बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलने वाली हैं। ठीक है, तो टेंशन ना लीजिए, मैं सतीश तिवारी आपके साथ हूं और आपको चीजें बताऊंगा। तो मेन वर्ब की बात करें तो इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगी, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगी। बहुत सारे बच्चों को तो ये पता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तक तो सर हमें पता है, लेकिन ये फोर्थ फॉर्म कहां से आ गई, फिफ्थ फॉर्म कहां से आ गई? तो मैं आपको बता दूं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा हो तो उसी को कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जब भी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करेंगे हम, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं सर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या ईएस लगा हो। ठीक है, आपको, हाँ जी, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस लगा हो, उसी को कहते हैं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। आई होप कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए जी आगे हम बढ़ते हैं जरा। तो सेंटेंस से हमने क्या समझा, सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस का मतलब होता है कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग प्लस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब देखिए पहले वाउल आया फिर आर आया, तो इसे वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं करना है, वर्ड्स। ठीक है, आर प्रोनाउंस नहीं करना है। गॉट इट? चलिए, तो ये बेसिकली हमने सबसे पहले सेंटेंस में देखा था ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले हमने क्या देखा था स्टूडेंट्स? सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की बात की। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में क्या आया आपका? सब्जेक्ट आया, या सब्जेक्ट को आप डुओ भी बोल सकते हैं, वर्ब आई, ऑब्जेक्ट आया। अच्छा एक चीज और, जहां पे ओ लगा हो, जहां पे ओ लगा हो उसको हमेशा अ प्रोनाउंस करेंगे, अ। ठीक है, जैसे आप लोग सीए बनने के बाद क्या करेंगे, आपकी क्या लगेगी, जॉब या जॉब? जॉब, जॉब। ठीक है, ये क्या है, हॉट? हॉट नहीं, हॉट। हॉट, तो इसको आप हॉट पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब ऐसी चीजें आप गलत बोलते हैं तो लोग आपको तुरंत जज कर लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना, आपको ऐसी बहुत सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं। ठीक है, पेपर डोंट वरी, पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, लेकिन चीजों को सीखना मैटर करता है। क्योंकि आप जब सीए बनेंगे, बहुत सारे लोग हर साल सीए बनते हैं, लेकिन आप कितने काबिल हैं, आपने जो पढ़ा है उसको कितनी अच्छी तरह से पढ़ा है, वो मैटर करता है। आप कामयाब तभी हो पाएंगे। ठीक है, नहीं तो आजकल बहुत सारे लोग सीए बन रहे हैं, लेकिन नॉलेज भी मैटर करती है, इवन नॉलेज ही मैटर करती है। चलिए, तो अगर मैं बात करता हूं सेंटेंस की, तो हो गया कंप्लीट मीनिंग प्लस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। वेरी गुड। तो चलिए अब हम जरा इसके काइंड्स की बात कर लेते हैं जी। काइंड्स की बात करते हैं। तो काइंड्स की बात करें तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है क्या, क्या देखना है स्टूडेंट? एजर्टिव। एजर्टिव, ठीक है, एजर्टिव।
ठीक है। एजर्टिव में आपको, एजर्टिव में ही आपको पहली कैटेगरी देखने को मिलेगी एफर्मेटिव। एफर्मेटिव, ठीक है। एफर्मेटिव, एफर्मेटिव क्या होते हैं? एफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? आपको देखने में तो दिक्कत नहीं हो रही है, चलिए। एफर्मेटिव क्या होते हैं? जहां पे आपका सब्जेक्ट हो और हेल्पिंग वर्ब हो, प्लस आपकी क्या हो, मेन वर्ब हो, ठीक है, मेन वर्ब हो, एंड देन क्या हो, आपका ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, सिंपल। एफर्मेटिव क्या होते हैं? जहां पे आपका सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, एंड देन ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी में आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव। एजर्टिव में ही आपको क्या देखने को मिलेगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्या होते हैं? जहां पे सब्जेक्ट होता है, देन हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद आपको नॉट, आपको नॉट्स देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? मेन वर्ब, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहां पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसे कहेंगे हम लोग क्या? इसे ही कहेंगे हम लोग एजर्टिव। एजर्टिव में आपको दो चीजें, अफर्मेटिव, एफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा हम। तो इसकी अगर अगली कैटेगरी की हम बात करेंगे काइंड के, तो आपको देखने को मिलेगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, ठीक है। सॉरी आपको दिख नहीं रहा है। इसकी अगली कैटेगरी आपको क्या देखने को मिलेगी? इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में भी आपको दो कैटेगरी देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स। पहला हमारा होगा क्लोज एंडेड। पहली कैटेगरी हमारी क्या होगी? क्लोज एंडेड, ठीक है। क्लोज एंडेड हमारी पहली कैटेगरी होगी। क्लोज एंडेड क्या होते हैं ये? इसका तो आपको पता चल गया। एफर्मेटिव क्या होता है? जहां पे सिंपल एक सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो और आपका ऑब्जेक्ट हो। नेगेटिव क्या होते हैं? जहां पे आपके सब्जेक्ट होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आपको देखने को मिलता है नॉट, फिर उसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलती है मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है? अगर मैं क्लोज एंडेड की बात करता हूं तो क्लोज एंडेड ये क्या होते हैं? याद रखना, क्लोज एंडेड वो होते हैं जहां पे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जहां पे हमें आंसर सिर्फ यस या फिर नो में देना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ आंसर किस में हो सकता है? यस या फिर नो में। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या आपने अपना काम किया? क्या आपने अपना काम किया? तो आप इसका आंसर या तो यस में देंगे या फिर नो में देंगे, ठीक है। या फिर यस में दे या यस में देंगे या नो में देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं, क्या तुम बाजार गए? तो इसका आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ये इंटेरोगेटिव के ही दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला क्लोज एंडेड, दूसरा ओपन एंडेड, ठीक है। तो क्लोज एंडेड में बात करेंगे तो इसका आंसर सिर्फ किस में होना चाहिए? यस या फिर नो में। एक सेकंड, पेन चेंज कर लेता हूं मैं। यस या फिर नो में इसका आंसर हमें मिलेगा। और जब यस या फिर नो में इसका आंसर मिलेगा तो यस या नो में इसका आंसर मिलेगा तो इसमें क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमें देखने को मिलेगा मेन वर्ब, फिर उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद
क्वेश्चन मार्क। ठीक है, याद रखना स्टूडेंट, क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसका सिंपल सा आंसर या यस में हो या नो में हो, उसके अलावा कुछ नहीं, तो उसे बोलेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, इसी में दूसरी कैटेगरी आती है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसका आंसर एक्सप्लेनेशन में हो। जैसे मैं आपसे कहूं आप अपना काम क्यों कर रहे हैं, तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि भाई मैं अपना काम इसलिए कर रहा हूं, पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे आप। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन वही होते हैं जिसका आंसर एक्सप्लेनेशन में हो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप सीए क्यों कर रहे हैं, तो भाई आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे ना कि आप सीए क्यों कर रहे हैं, क्यों बनना चाहते हैं सीए, तो पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो उसी क्वेश्चन को आप जो एक्सप्लेन करेंगे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसका आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उसी क्वेश्चन को क्या कहेंगे? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर हमें एक्सप्लेन करना होता है, और जब एक्सप्लेन करना होता है तो इसका मेन मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड, याद रखना क्वेश्चन वर्ड प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैं इसके क्लोज एंडेड का एक एग्जांपल दूंगा, क्लोज एंडेड का और ओपन एंडेड का एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। सॉरी, अब मैं आपसे, चलो पहले क्लोज एंडेड का, ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज एंडेड का एग्जाम्पल देता हूं। तो क्लोज एंडेड का अगर मैं एग्जाम्पल दूं, जैसे मैं आपसे कहूं हैव यू गॉन टू मुंबई, हैव यू गॉन टू मुंबई, तो क्लोज एंडेड का क्वेश्चन हुआ। मैंने आपसे पूछा क्या आप मुंबई गए हो, है ना, क्या आप मुंबई गए हो, तो यहां पे आप क्या आंसर देंगे? एक्सप्लेन तो करेंगे नहीं, आपसे सिंपल से एक क्वेश्चन पूछा गया हैव यू गॉन टू मुंबई, तो इसका आंसर या सिर्फ आप या तो यस में देंगे या नो में देंगे। तो इसी यस या नो की जब बातचीत करेंगे हम लोग, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या बोलेंगे? क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्या होता है? ओपन एंडेड का एग्जांपल देख लेते हैं। वाई हैव यू गॉन टू मुंबई, वाई हैव यू गॉन टू मुंबई, तो आपसे पूछा गया आप मुंबई क्यों गए हो, तो भाई पूरा आप जब आपसे पूछा जा रहा है आप क्यों गए हो, तो एक्सप्लेन करके बताओगे। यहां तो यस या नो में दोगे नहीं आंसर, तो जहां एक्सप्लेन करोगे उसको कहेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जरा हम और आगे बढ़ते हैं। इसके दो टाइप हो चुके हैं, है ना, तीसरे टाइप की बात कर लेते हैं। तीसरे टाइप का सेंटेंस कौन सा होगा? थर्ड टाइप कौन सा होगा आपका? तो थर्ड टाइप आपका होगा स्टूडेंट इंपेरेटिव। इंपेरेटिव, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस। सर ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है स्टूडेंट जहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो एंड देन आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिले। ठीक है, जहां पे आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी से कर रहे हो रिक्वेस्ट, या फिर हम किसी को दे रहे हो ऑर्डर, या फिर हम किसी से या किसी को दे रहे हो कमांड, एटसेट्रा। ठीक है,
ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और अगर इसका नेगेटिव हम लोग बनाते हैं, ठीक है, नेगेटिव हम लोग बनाते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, डू नॉट लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं, शट द डोर, शट द डोर, ठीक है, शट द डोर। ये क्या हुआ, एक आपने ऑर्डर दिया, दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर इसी का मैं नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, डू नॉट शट द डोर, डू नॉट शट द डोर। आपको क्लियर तो दिख रहा है ना, ठीक है, डू नॉट शट द डोर। ठीक है, प्लीज हेल्प मी, ये भी क्या हुआ आपका, इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, राइट। चलिए, तो अगर हम फोर्थ टाइप की बात करते हैं तो फोर्थ टाइप, अच्छा इसमें ये तो एक चीज और मैं डिस्कस कर लेता हूं, ये तो पहली कैटेगरी है इंपेरेटिव की। ठीक है, इसी की अगर मैं दूसरी कैटेगरी की बात करता हूं तो दूसरी कैटेगरी में आपका आएगा, सॉरी, दूसरी कैटेगरी में आपका आएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब बात यह आती है कि सर इस पहली वाली कैटेगरी और दूसरी वाली कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। तो पहली वाली कैटेगरी और दूसरी वाली कैटेगरी में देख लेते हैं। तो यहां पे सर आपको देखने को मिलेगा सजेशन, क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट, सजेशन। ठीक है, सजेशन, या फिर आपको देखने को मिलेगा यहां पे प्रपोजल, ठीक है, प्रपोजल देखने को मिलेगा, या फिर आपको देखने को मिलेगा कभी कभी रिक्वेस्ट भी इसमें देखने को मिल सकता है। वो मैं आगे डिस्कस कर लूंगा, कहां पे सर इधर रिक्वेस्ट देखने को मिलेगा, कहां पे इधर, क्योंकि इधर भी रिक्वेस्ट है इधर भी, तो वो मैं आपको आगे डिफरेंशिएट कर दूंगा। या फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें परमिशन, ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ टाइप पे। तो फोर्थ टाइप की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो फोर्थ टाइप आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका हो जाएगा एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। सॉरी, ये आई होप कि आपको विजुअल हो। ठीक है, एक्सक्लामेटरी। फिफ्थ आपको देख, अच्छा इसका मैं आपको बाद में एग्जांपल दूंगा, जब हम पढ़ेंगे इनको तो एग्जांपल देंगे। ठीक है, अच्छे से एग्जांपल के साथ करेंगे, टेंशन ना लें। आपको फिफ्थ देखने को मिलेगा ऑप्टेटिव, क्या देखने को मिलेगा, ऑप्टेटिव। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव का हम बाद में एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, अच्छे से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके सामने ये तो थे 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, ये आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से। पहला मैं पूरा रिवाइज करा देता हूं आपको फर्स्ट टाइप आपको फर्स्ट देखने को मिलेगा एजर्टिव। एजर्टिव में आपको देखने को मिलेंगी दो चीजें। कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी आपको, दो तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, एफर्मेटिव, नेगेटिव। एफर्मेटिव का में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। नेगेटिव में आपको क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट, हैव और हैव के बाद जस्ट नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, फिर उसके बाद मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट।
दूसरा टाइप आपको देखने को मिलेगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी दो तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड की अगर मैं बात करता हूं तो यस या नो में उसका आंसर देते हैं, कभी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। क्लोज एंडेड वो होते हैं जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होता है, जहां पे इसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओपन एंडेड की बात करें, ओपन एंडेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर एक्सप्लेनेशन में हम लोग देते हैं, और उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं जी, अगर मैं बात करता हूं इसके किसकी एग्जाम्पल की बात करता हूं, क्लोज एंडेड की, हैव यू गॉन टू मुंबई। अब इसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। ओपन एंडेड की बात करता हूं, व्हाई हैव यू गॉन टू मुंबई, भाई आप मुंबई क्यों गए हो, इसका आंसर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर आगे हमने बात की इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में भी दो तरह की चीजें हमने देखी। पहला है, पहले बात तो हम देख लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कहां पे यूज करेंगे? जहां पे रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो और कमांड हो। और इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, शट द डोर, डू नॉट शट द डोर। गॉट इट। अब अगर मैं दूसरी कैटेगरी की इसकी बात करूं तो वहां पे क्या आपको देखने को मिलेगा? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट। फिर से इस वाली कैटेगरी में हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी जहां पे हम लेट का यूज करेंगे? तो सजेशन आपको देखने को मिलेगा, प्रपोजल देखने को मिलेगा, यहां भी रिक्वेस्ट देखने को मिलेगा, आपको परमिशन देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और इसमें मैं डिफरेंशिएट आगे कर दूंगा कि सर इधर और इधर दोनों रिक्वेस्ट क्यों आए। ठीक है। फोर्थ आपको देखने को मिलेगा एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। फिफ्थ आपको देखने को मिलेगा ऑप्टेटिव। ठीक है। चलिए, आई होप कि ये पांचों के पांचों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। तो आगे हम बात करते हैं, अब शुरुआत करेंगे हम अपने टेंस की। एक्चुअली टेंस की शुरुआत करते हैं कि टेंस क्या होते हैं। चलिए, तो यहां से शुरुआत करते हैं हम लोग। टेंस की बात करते हैं हम लोग, दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, हाँ जी, टेंस की बात करें तो टेंस एक्चुअली होता क्या है? तो टेंस क्या होता है? टेंस होता है टाइम ऑफ एक्शन। क्या होता है स्टूडेंट? टाइम ऑफ एक्शन। ठीक है। टाइम ऑफ एक्शन की बात करें तो भाई एक्शन आया है, कैसे एक्शन लेंगे? अब एक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? इसको रिप्रेजेंट करेगी हमारी वर्ब। ठीक है, वर्ब। ओके, तो टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेंस क्या होते हैं? टेंस होते हैं टाइम ऑफ एक्शन। और एक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो कौन डिफाइन करेगा? वर्ब। अब ये वर्ब क्या होती है? ठीक है, वर्ब आपकी अभी अभी मैं आपको बता के आया हूं। ठीक है, कि वर्ब क्या होती है। चलिए, एक चीज याद रखना, लोग कहते हैं वर्ब एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन वर्ड्स होते हैं। याद रखना, कोई भी वर्ड, फिर से बता रहा हूं, कोई भी वर्ड वर्ब हो सकती है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम, राम भी एक वर्ब हो सकती है। ठीक है, एक्चुअली वर्ब क्या है? एक वर्ड ही तो है, एक वर्ड है। लेकिन जैसे ही ये वर्ब प्राइमरी वर्ब्स के साथ मिलता है, याद रखना, जैसे ही ये वर्ब प्राइमरी वर्ब के साथ मिलता है तो इसमें क्या जनरेट होता है? एक्शन जनरेट होता है। ठीक है, वर्ब कुछ नहीं है, वर्ब एक वर्ड है सिर्फ, लेकिन जैसे ही ये प्राइमरी वर्ब्स के साथ मिलता है इसमें एक एक्शन जनरेट होता है। अभी तक हम लोगों को यही स्कूल लेवल पे पढ़ाया गया है कि वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। नहीं, वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड है। जब भी ये प्राइमरी वर्ब्स के साथ मिलता है तो इसमें जनरेट होता है एक्शन। ठीक है, उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो अभी अभी मैं बता के आया था वर्ब क्या होती हैं। वर्ब होती हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब,
या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अभी अभी बता के आया हूं मैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, चलिए जी। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, टाइम की बात करता हूं, टाइम की बात करता हूं, तो इसमें हमें दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेगा। चलिए जी, तो टेंस की अगर मैं बात करूं, टेंस में टाइम हम देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, तो टाइम की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें पहला देखने को मिलेगा, पहला टाइम जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट, ठीक है। ठीक है, प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट क्या होता है? जो भी हम ऐसी कोई चीज जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज जिसको हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप अभी जो कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और मैं जो काम कर रहा हूं वो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं राइट नाउ। इसी को बोलते हैं प्रेजेंट। ठीक है, अगला है पास्ट। पास्ट क्या होता है? जिसको हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इसीलिए इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? अभी पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद आप कुछ और करेंगे, तो जो आप आगे करेंगे उससे पहले जो काम किया है उसको आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो वो सारा किस में आएगा? पास्ट में आएगा। ठीक है, अगला, लोग कहते तो हैं ये टाइम है, और बहुत सारी बुक्स में भी लिखा है कि ये टाइम है, लेकिन ये टाइम नहीं होता, मतलब ये टेंस नहीं होता। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए हम इसकी एक और ज्यादा जाते हैं आगे, थोड़ा सा भी देखते हैं और आगे। ठीक है, अब इसमें और क्या क्या कैटेगराइज कर सकते हैं हम? याद रखना, सबसे पहले इसमें और आगे जाएंगे तो आएगा हमें देखने को क्या मिलेगा? इंडेफिनिट। क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स? इंडेफिनिट। इंडेफिनेट नहीं, इंडेफिनिट। ठीक है, दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा इसी में? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस नहीं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस भी नहीं। बहुत सारे लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत प्रोनाउंस करते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं कॉन्टिन्यूअस को। मैंने अभी अभी बताया था ओ को क्या प्रोनाउंस करना है? अ, तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगला क्या है इसमें? परफेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं इसकी बात करता हूं, कौन सी वर्ब आपको देखने को मिलेगी? तो इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलेगी, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या देखने को मिलेगा? एस या ईएस, या फिर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो इसमें फोर्थ फॉर्म देखने को मिलेगी। अभी अभी हम इसको पढ़ के आए थे कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, अब अगर मैं और आगे की बात करूं, ये होगा परफेक्ट। परफेक्ट है तो इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। अब इसमें दो टेंसेस हैं, कौन कौन से? परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ये परफेक्ट होने की वजह से इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हम यूज करेंगे। ठीक है, और यहां पे ये कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से यहां पे हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे, जिसको हम
फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे हुई। तो देखिए बी, पता है आपको जो भी वर्ब एक्शन जनरेट करती हैं इनसे मिलके ही एक्शन जनरेट करती हैं। ठीक है, तो वी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर। ठीक है, ये बी की फर्स्ट फॉर्म है। बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वाज वर। ठीक है, वाज वर। थर्ड फॉर्म क्या होती है बी की, बीन। और अभी अभी मैंने क्या कहा था, परफेक्ट होने की वजह से इसमें कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म क्या है, बीन है। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था कि जो वर्ब होती है वो प्राइमरी वर्ब से मिलती है तो एक्शन जनरेट करती है। तो ये वर्ब जैसे ही इससे मिलती है प्राइमरी वर्ब से, वो क्या करती है, एक्शन जनरेट करती है। इसीलिए कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, जो सेंटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं वहां मेन वर्ब से पहले हमें क्या देखने को मिलता है, इज या एम या आर। मतलब मेन वर्ब से पहले एक क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, और वो हेल्पिंग वर्ब क्यों होती है, उससे ही हमें पता चलता है कि इसमें एक्शन जनरेट होगा या नहीं होगा। वही एक्शन जनरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो ये परफेक्ट था, इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आनी थी, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। इसलिए यहां पे परफेक्ट होने की वजह से यहां पे बीन आया। कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ क्या आया, क्या आया, आईएनजी आया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी आया। तो चलिए आगे की बातचीत हम अगली क्लास में करेंगे, अच्छे से और आगे पढ़ेंगे और इस टेंस की बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में।